अपने आप में विशेष रहा। वर्ष 2024 की शुरुआत में भारत रत्न से लेकर बजट छाया रहा, तो मध्य में G20, G7, गगनयान लेकर के राम मंदिर तक का मुद्दा फिर से गरमाया रहा। और वर्ष समापन पर पेरिस ओलंपिक से लेकर राजगीर में हॉकी प्रतियोगिता, वहीं आपके T20 विश्व चैंपियन बनने की कहानी सुर्खियों में छाई रही। तो इन सभी मुद्दों का पूरा वार्षिकांक लेकर मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं 27 दिसंबर सुबह 8 बजे। हर बीता हुआ वर्ष नए वर्ष में कुछ नया जोड़ जाता है। वर्ष 2024 का हर माह अपने आप में विशेष रहा। वर्ष 2024 की शुरुआत में भारत रत्न से लेकर बजट छाया रहा, तो मध्य में G20, G7, गगनयान लेकर के राम मंदिर तक का मुद्दा फिर से गरमाया रहा। और वर्ष समापन पर पेरिस ओलंपिक से लेकर राजगीर में हॉकी प्रतियोगिता, वहीं आपके T20 विश्व चैंपियन बनने की कहानी सुर्खियों में छाई रही। तो इन सभी मुद्दों का पूरा वार्षिकांक लेकर मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं 27 दिसंबर सुबह 8 बजे। हर बीता हुआ वर्ष नए वर्ष में कुछ नया जोड़ जाता है। वर्ष 2024 का हर माह अपने आप में विशेष। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार SSC Adda 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों शानदार तरीके से अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको पता होगा कि आज है 27 दिसंबर और आज कुछ खास होगा आप सबके लिए, है ना। तो कुछ विशेष तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन एक लाइन मैंने बहुत प्यारी लिखी है। पहले तो मैं एक लाइन बोलता हूँ बच्चों, वो बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डरते डरते कभी नौका पार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। अगर आपको लगता हो कि यार आ जाएगा नंबर ऐसे ही बिना कुछ करे, तो दोस्त ये तो मन से बात निकाल दो। अब सिलेक्शन ऐसे नहीं होते। कभी आपको लग रहा हो बस 2-4 दिन पढ़ूंगा अपना काम तो बन जाएगा, नहीं बच्चों, मेहनत करनी पड़ेगी। और सिलेक्शन उसी का होता है जो मेहनत करता है। ऊपर वाला भी देखता है कि यार मेहनत ये बंदा कर रहा है ना। तो चलिए दिल के टुकड़ों, और थ्योरी वाली क्लास का टाइम क्या है आपको पता है, भूल गए। पीहू, रोहित, विनोद, थ्योरी वाली क्लास का टाइम क्या कर दिया मैंने अब भाई। थ्योरी वाली क्लास का टाइम कर दिया मैंने 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे, ये भी याद रखना। चलो तो चलो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट तो ये जो मैं डेली आपसे कहता हूं कि अगर आप नए जुड़े हो हमारे चैनल पर, आज थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाने का मेरा मन है। कोई बच्चा बातचीत नहीं करे, रोल नंबर 100, रोल नंबर 10, कोई बच्चा बातचीत नहीं करेगा। आज बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा भैया। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे बालक जितने बैठे हो। और पहला क्वेश्चन साइंस का है दोस्तों। पहला क्वेश्चन साइंस का है, जो कि बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। मुझको उम्मीद है कि आप सारे बालक इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दोगे। आर यू रेडी? तैयार हो बच्चों सारे? चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा भैया। अब आपको इस सवाल के बारे में बताना है। जिसका ब्लड ग्रुप AB होता है वह व्यक्ति किस तरीके का होता है? क्या सबसे ब्लड ले सकता है, या सबको रक्त दे सकता है, या किसी से भी वर्ग ले सकता है, या ना किसी को दे सकता है ना किसी से ले सकता है? बड़ा प्यारा सा सवाल है दोस्तों। आज की PPT पे ये जो रोड पे कुछ दिख रहा ना आपको, ये एक प्रतीक है बच्चों। चलते रहो जब तक सफलता ना मिले, चलते रहो। समझ रहे हो ना। हार गए तो पड़ोसी खुश, जीत गए तो घर वाले खुश, और घर वालों की खुशी के लिए तो लड़ना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपका ब्लड ग्रुप A है तो बेटे आप A को ब्लड दे सकते हो, AB को ब्लड दे सकते हो। अगर लेने की बात आती है तो A से ले सकते हो और O से ले सकते हो। ये बात रखना बच्चों, ध्यान से सुन लो दोस्तों। अगर आपका ब्लड ग्रुप B है तो आप B को ब्लड दे सकते हो, AB को दे सकते हो, B से ले सकते हो, O से ले सकते हो। अगर मैं AB की बात कर रहा हूं तो AB
सिर्फ ए बी को ब्लड ग्रुप दे सकता है, लेकिन जब लेने की बारी आएगी ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। इसका मतलब इसको बोलते हैं सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर वो सबसे ब्लड ले सकता है दोस्तों, समझ रहे हो ना। आ जाओ बच्चों, तो आंसर ये आ गया कि किसी से ब्लड ले सकता है। और अगर हम बात करें दोस्तों, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया। अगर ओ की बात करें तो ओ बेटे ओ को ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है। इसका मतलब ये सर्वदाता हो गया। ये कौन सा हो गया? ये सर्वदाता हो गया। याद रखना बच्चों, ये सर्वदाता और ये सर्वग्राही हो गया, मतलब जो सबसे ब्लड ले सकता हो। यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल डोनर। अगला देखिए, प्लाज्मा जो कि रक्त के ही घटक है, वह दोस्तों सवाल ये आया हुआ है कब है? रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 19 जनवरी 2017 का ये सवाल है। अब ये देखना कि कौन बालक सही जवाब दे पाएगा और कौन नहीं दे पाएगा। वक्त की वक्त से क्या हिदायत करें, ये तो वक्त बेवक्त की बात होती है। ना वक्त रहा ना वक्त की वो बात रही बच्चों। अब तुम भी बदल गए हो, तब आप कहोगे गुरुजी इसका आंसर आ जाएगा, द्रव है ये भी एक। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर भैया ये है ए बी ओ, ये अलग अलग है बेटे। ए बी ओ खून प्रणाली ग्रुप का आविष्कार किसने किया था? मैं लिख कर दे सकता हूं कि ऐसा सवाल तुम्हारे पेपर में आने की संभावना है। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, जब तक मंजिल ना मिल जाए रुक मत जाना मेरे शेरों, मेरे शेरनियों, मेरे छोटे भाइयों छोटी बहनों। आपको बताना है जो ब्लड ग्रुप है ए बी और इनका आविष्कार करने वाला कौन था? तो पहला ऑप्शन दिया कार्ल कोलकर, दूसरा दिया मारिस हिलमैन, तीसरा दिया कार्लैंड स्टीनर, चौथा दिया एडवर्ड जेनर। ये सवाल आपका पूछा गया है एनटीपीसी की परीक्षा में 7 अप्रैल और 16 अप्रैल को, है ना। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ ये करने वाला कौन था? कार्लैंड स्टीनर। और अगर मैं आपसे पूछूं भाई RH फैक्टर किसने दिया था बच्चों? RH फैक्टर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो भाई ये दिया था किसने? डॉक्टर वीनस ने। डॉक्टर वीनस ने दिया था। डॉक्टर वीनर ने RR रीसस बंदर पर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होती है? मैं जानता हूं कि मेरे दिल के टुकड़े जितने भी यहां पर बैठे हैं उन सब का ये सवाल बिल्कुल सही आने वाला है आज। उन सब का ये सवाल बिल्कुल सही आने वाला है। किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी होता है? विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन के, विटामिन आपका सी। आप चाहो तो वीडियो को लाइक करो, ना चाहो मत करो, लेकिन बस जवाब तो देते रहो। वैसे मेरी पूरी क्लास में जितने बालक बैठे हैं सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगर मैं बात कर रहा हूं विटामिन के, तो रक्त का थक्का ना जमना, रक्त का थक्का ना जमना। उसने पूछा स्कर्वी, तो सी वाले बालक जितने भी हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। और दोस्त ये भी ध्यान रखना जो रतूंदी होती है वो ए के कारण होती है, जो बेरी बेरी होता है वो बी के कारण होता है। याद रखो सारी चीजें, है ना। अगला देखिए भाई, सबसे ज्यादा वो क्या कह रहा है? विटामिन डी सबसे ज्यादा किस में होता है? तो विटामिन डी सबसे ज्यादा किस में होता है? मैं यहाँ एक ऑप्शन लिख रहा हूं दोस्तों, दूसरा मैं यहाँ एक दूसरा ऑप्शन लिख रहा हूं, आप बता सकते हैं। मैंने लिखे हैं बच्चों विटामिन डी सबसे ज्यादा किस में होता है? वो कॉटन सीड में, सूरजमुखी के तेल में, कोड लीवर में, या सूर्य के प्रकाश में? बताइए। देखो एक बार बच्चों मैं वीडियो को टेलीग्राम पे शेयर करने जा रहा हूं, अगर आप लोग चाहो तो शेयर कर सकते हो। मैं इसको शेयर करने जा रहा हूं। चलो तो दोस्तों विटामिन डी सबसे ज्यादा सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ये आपको याद रखना है। कहां से? सूर्य के प्रकाश से। ठीक है भैया। चलो अगला सवाल देखिए,
अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो उसे कौन से विटामिन की कमी है? देखिए रिकेट्स जो होता है, आपको बता दूं, इसी को सूखा रोग कहा जाता है। रिकेट्स जो होता है बाबू, ये सूखा रोग कभी कहा जाता है, सूखा रोग। और ये बीमारी अक्सर बच्चों में होती है, ये छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें होती है। और अगर मैं बड़ों की बात करूं, नमस्ते भैया, नमस्ते अक्षित पटेल भैया जी, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम। देखो अगर बड़ों में ये बीमारी हो जाए तो इसको बोलते हैं ओस्ट्रोमलेशिया। क्या बोलते हैं बच्चों? ओस्ट्रियोपेरेसिस भी बोलते हैं, है ना। मतलब ये हड्डी संबंधित बीमारी होती है। कौन सी? हड्डी संबंधित बीमारी होती है, चाहे सूखा रोग कहे, रिकेट्स कहे, ओस्ट्रोमलेशिया, ओस्ट्रोपेरिसिस कहे, ये सारी जो बीमारी ना वो हड्डी संबंधित होती है। लेकिन वो किसके कारण होती है? वो विटामिन डी के कारण होती है। और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है। हमारी बॉडी में सबसे तेज अगर कोई विटामिन बनता है तो वो विटामिन डी बनता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि हमारे शरीर में सबसे तेजी से कौन सा विटामिन बनता है, तो दोस्तों वो विटामिन डी ही बनता है। ये भी तुम्हें याद रखना होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जैसे अगर मैं इंसान की बात करूं तो इंसान के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। अगर मैं मनुष्य की बात करता हूं, अगर मनुष्य के हृदय की बात करता हूं तो इसमें 4 कक्ष होते हैं। कक्ष बोले या चैम्बर बोले बच्चों? वो कक्ष भी कह सकता है, चैम्बर भी कह सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे बात इंसान की नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मछली की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों मछली में होते हैं 2। अगला सवाल देखिए, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आज नाराज हूं तुमसे थोड़ा सा ज्यादा कि आप में से कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं और कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरे दिल के टुकड़ों, मुझे उम्मीद है आपसे कि आप इस सवाल का सही जवाब देंगे, तो तब आप कहोगे कि गुरुजी बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? थोड़े सवाल टफ है, घबरा मत जाना, कभी भाग जाओ क्लास छोड़ के। अगर आप कहोगे तो मैं इजी सवाल लगा सकता हूं, तो दोस्तों तब उसे कहा जाता है प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट सवाल देखिए, जवाहर रोजगार योजना JRY ये कब शुरू की गई थी? बच्चों एक बात और बतानी चाहूंगा आपको, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का रात निधन हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले हम उनको अपनी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस समय इस दुख की घड़ी में साथ दें। हम सब आपके साथ हैं। और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हमारे देश के रहे हैं, वो RBI के गवर्नर भी रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान थे। और अच्छे इंसान वही हैं, अगर किसी की तारीफ आप उसके जाने के बाद कर रहे हो तो मतलब इंसान अच्छा है। सामने तो आप किसी की भी तारीफ कर देते हो। बहुत लोग बोलते थे कि मनमोहन सिंह जी कम बोलते हैं, प्रधानमंत्री भी बने, RBI के गवर्नर भी रहे, बहुत कम बोलते हैं। कम बोलना इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा को जानता नहीं है। अगर पूरी ऑल ओवर इंडिया के छोड़ो, ऑल ओवर वर्ल्ड के भी हम 5 इकोनॉमिक्स निकालते हैं ना, अच्छे अर्थशास्त्री, तो उनमें से दूसरा तीसरा नंबर हमारे मनमोहन सिंह जी का आता है। इतने इंटेलिजेंट थे वो। जब भारत में LPG का प्रोसीजर आया था, चलो थोड़ा बता देता हूं आपको। जब हमारे देश में LPG का प्रोसीजर आया था, लिबरलाइजेशन, प्रोविटाइजेशन, देन ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे, उस समय वित्त मंत्री मनमोहन जी थे। तब दोस्तों इस प्रोसीजर को शुरू किया गया था IMF की सलाह पर। एक बच्चा करा, इसका नाम है सिया चंद्रा यादव जी। आज अगर इस क्लास को तुम अब रिकॉर्डिंग कह सकते हो ना, तो दोस्त मैं एक बात कहना चाहता हूं कि तुमसे बड़ा गधा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। हम किसी के लिए भगवान से इस समय प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को साहस दे, और हम सब उनके साथ हैं। लेकिन एक आके बोल रहा क्लास रिकॉर्डिंग है, वाह, चलो कोई बात नहीं दोस्त। सवाल नंबर थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच आमिर मेरे भाई। हो गया, चलो
बातचीत ना करते हुए हम आते हैं बेटे अपने सवाल पर। सवाल है कि मानव विकास सूचकांक पर यूएनडीपी की रिपोर्ट देशों की तुलना किसके आधार पर नहीं की जाती है? बताइए, बोलो भैया। तब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा निगमित प्रशासन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? ये सवाल पेपर में आ रहे हैं, सब आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन आप लोगों की तैयारी जब तक उस लेवल की नहीं होगी ना, आप ये ना कह दो एग्जामिनर से पूछ ले भाई जो भी पूछना है, समझ रहे हो ना, पूछ ले जो कहना है, तब मेरे प्यारे साथियों मजा आएगा पढ़ने में। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, षणमुखम सेट्टी, इचेटिनी सेट्टी है ना, जॉन मथाई। तो किसने किया था दोस्तों? ये कर रहे थे दोस्तों सेट्टी साहब। ये चेट्टी नहीं लिखा, सेट्टी है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल, पुराने जमाने में वस्तु विनिमय प्रणाली का क्या मतलब क्या था? वस्तु प्रणाली ये थी, जैसे मान लो बच्चों अगर पैसे नहीं थे तो हम लोग क्या करते थे, अपनी एक वस्तु तुम्हें दी, तुम्हारी एक वस्तु तुम्हें ले ली, बस बात खत्म, ये होता था बच्चों, ठीक है। माल और सेवाओं का प्रत्यक्ष विनिमय होता था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल है कि भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? देखिए नोटों पर जो हस्ताक्षर होते हैं, देखिए एक सवाल पूछा गया था कल, मैंने ही आपसे पूछा था कि बताइए जो तुम्हारी जेब में नोट रखे हैं या तुम्हारे घर पे जो नोट रखे हैं उन पे किस प्रधानमंत्री के साइन है? कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं और उस पर साइन भी है। तो सीधी सी बात है बाबू, अगर साइन किए हैं उन्होंने तो वो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, और वो गवर्नर हम कल ही बात कर रहे थे उस सवाल के बारे में, और वो कौन थे बच्चों? लो आज उनके बारे में हमने आपको बता दिया कि वो रात उनका शरीर पूरा हो गया, उन्होंने रात अपनी अंतिम सांस ली है। तो मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है, पहले तो उनके चरणों में सादर प्रणाम, और इस समय दुख की घड़ी में उनके परिवार को साहस दे, शक्ति दे, बस यही प्रार्थना है भगवान से। चलिए तो दोस्तों अब आंसर आ जाएगा आपका नासिक में। एक बात आपसे और कहना चाहूँगा, सारे नोटों पर किसके साइन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनसे मैच नहीं खाता है? मैस्ट्रो, वीजा, मास्टर, क्रेडिट कार्ड, बोलो भैया, इनमें से कौन सा एक अलग है? ये आपने बताना है। इनमें से कौन सा एक अलग है, ये तुम्हें बताना है। अगर मैं अलग की बात कर रहा हूं तो दोस्तों आप देखो, इनमें क्रेडिट कार्ड बिल्कुल अलग है, इनमें जो है क्रेडिट कार्ड बिल्कुल एकदम अलग है। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, नासा का हेडक्वार्टर कहां पर है? नासा का हेडक्वार्टर कहां पर है? पता, मैं थोड़े से टफ क्वेश्चन लेकर आता हूं, उस दिन मेरी क्लास में बच्चे कम हो जाते हैं। कारण क्या यार, ये पवन भैया पता नहीं कहां से सवाल लेके आते हैं। अरे सारे सवाल पेपर में आए हुए हैं दोस्तों, सारे सवाल पेपर में आए हुए हैं। हमको उम्मीद है कि ऐसे सवाल एग्जामिनर फिर पूछेगा। नासा का हेडक्वार्टर की अगर बात करूं तो वाशिंगटन में है। वाशिंगटन किस नदी के किनारे? पोटामैक के किनारे है। किसके? पोटामैक के किनारे है, ठीक है। एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, कोई बच्चा बताए, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? जवाब देना जरा। भाई आपने बता दिया कि वाशिंगटन पोटामैक नदी के किनारे है, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है। अभी एक का भी जवाब नहीं आया, तो यार ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा बाबू। सर जी हडसन नदी के किनारे है। किसके? हडसन नदी के किनारे है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, आपको बताने बच्चों, ये मैं नासा ही पूछ रहा हूं आपसे। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा कहां पर स्थित है? अभी तो बताया आपने बच्चों, कहां पर स्थित है यार? अभी तो बता के आए हो आप कि सर जी वाशिंगटन में है, बस वहां पे इसकी फुल फॉर्म नहीं लिखी थी, यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दी है। भाई वहां पे नासा लिखा था हिंदी में, यहाँ भी नासा लिख दिया इंग्लिश में, बस यहाँ पे इन्होंने फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे। अगला देखिए, भारतीय मूल की जो कल्पना चावला थी वो अंतरिक्ष में गई थी, किस यान से गई थी बच्चों? अब ऐसा सवाल पेपर में मुझे संभावना है या तो वो राकेश शर्मा जी का पूछ सकता है, अगर वो भारतीय सवाल पूछ रहा है तो भारत से रिलेटेड वो सवाल पूछ रहा है, या फिर कल्पना चावला, इन दोनों से ही पूछा जाता है। कोलंबिया, चैलेंजर, अटलांटिस या एडवेंचर, इन दोनों को तो हटा दो, इन दोनों को तो हटा दो। अब बताओ भैया कौन थी? अब या तो वो कोलंबिया थी या फिर चैलेंजर, कौन सा था वो यान? कितने बच्चे का? सबसे पहले मोनी अग्रवाल का, बहुत बढ़िया, लता देवी, सारिका, लवकुश,
ए विल बी द राइट आंसर। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच दिल के टुकड़ों। यही तो चाहता हूं बस मैं, क्वेश्चन आए आप इतने एटीट्यूड में बोल सको गुरुजी लगाओ इसका आंसर है। ये एटीट्यूड चाहिए मुझे तुम्हारे अंदर। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन था? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यह है सवाल दमदार। अब अंतरिक्ष यान में तुमने पहुंचा दिया कि भारत की तरफ से जो कल्पना चावला जी गई थी उन्होंने कोलंबिया यान का प्रयोग किया था, उस कोलंबिया यान के द्वारा गई थी। लेकिन दोस्त आपको यह बताना है कि सबसे पहले मनुष्य कौन सा था? बोलो भैया। तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा यूरी गागरे। अब जिन बच्चों का आंसर नील आर्मस्ट्रांग आ रहा है उनको बता दो बच्चों, इन्होंने चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति है। चांद पर कदम रखने वाला ये पहला व्यक्ति है, ये तुम्हें याद रखना होगा कि चांद पर कदम रखने वाला ये पहला व्यक्ति है। गलती नहीं चाहिए, गलती नहीं चाहिए बच्चा, गलती नहीं चाहिए। चले अगला देखिए, दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन सी थी? सवाल सारे टॉप को हैं, जबरदस्त एक एक छांट के लेके आया हूं बच्चों आज। दुनिया की पहली ऐसी महिला जो अंतरिक्ष में गई हो वो कौन थी बच्चों? वो कौन थी? तो तब तुम लोगों का जवाब आ जाएगा सर वो थी जी आपके कौन? वैलेंटीना। कौन थी बच्चों? वैलेंटीना। ये चाइना की थी, वैलेंटीना। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी कौन थी? तो तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा, देखिए इनके तो नाम थोड़े अजीबोगरीब होते हैं यार, इनके नाम थोड़े अजीब। लियू सांग, लियू सांग। हमारे यहाँ कहते हैं क्यों सांग कर रखा है यार, ड्रामेबाजी कर रखी है तुमने। इनके नाम ही ऐसे होते हैं। वांग यापिंग, मान लो तुम्हारी ही फ्रेंड है ये, इसका नाम है सी योंग शियोंग। और तुम्हारी दादी जी हैं जिनके मुंह में दांत नहीं है, तुम उनसे कह के देखना, दादी बोलना जरा सी यो शांग चाहे भाई वांग। हम छोड़ चुके, बोल ही नहीं पाएंगी क्योंकि उनका हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो बड़ी बुजुर्गों की जो महिलाएं हैं, पहली महिलाओं की बात करूं, आजकल के महिलाओं के नाम छोटे होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो पहली महिला उनके नाम ओमवती, धर्मवती, फूलवती, राजवती, कमलावती ऐसे नाम हुआ करते थे। लेकिन आज श्रिम्पी, इम्पी, त्रिम्पी, चिरिम्पी, शिम्पी, बहुत छोटे छोटे नाम और प्यारे भी लगते हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा। और लड़कों के भी पहले नाम हुआ करते थे बड़े खतरनाक, सूरजमल सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, सुरेंद्र सिंह, जगपाल सिंह। आज के नाम गोलू, सिंटू, मिंटू, मोंटी, जोनी, ये नाम हो गए आजकल। अब तुम सुनो, तुमने कहीं सुना कि भारत के प्रधानमंत्री जोनी बने हो? कैसी बातें कर रहे हो? नाम भी तो दबंग होना चाहिए ना। कोई आईएएस ऑफिसर मिंटू बने हो? अब देखो नाम का भी इंपैक्ट पड़ता है यार, नाम भी एकदम होना चाहिए दबंग सा नाम। अब नाम ही तुम्हारा हमारा सा लग रहा है, तुमसे कौन डरेगा? तुम्हारा नाम क्या? कालू। क्या बातें कर रहे हो यार। तो सब उसमें देख देख के, सीरियल में देख देख के आजकल नाम रख रहे हैं, है ना। तो क्या ही कह सकते हैं बच्चों, सबकी अपनी अपनी सोच है। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा संस्थान कहाँ है? देखिए मैं सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहूंगा। इनका एक नारा था, वो नारा किस बच्चे को याद है? कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पहले ये बताओ नारा। इनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दूसरा नारा कौन सा था? दूसरा नारा कौन सा है बच्चों इनका? तुम मुझे खून दो। परी, एक नाम कैसे छोड़ दिया मैंने? परी सबसे पहला नाम तो वही है। चलो भैया, बहुत आजकल ऐसे नाम है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं सीरियसली, जो बड़ी माता जी ना, दादी है हमारी, उनसे वो नाम लिए नहीं जाएंगे। मैं लिख के दे सकता हूं। जो आजकल के नाम है ना वो हमारी दादी ले नहीं पाएंगी। लेंगे अब मान लो किसी दादी के मुंह में दांत नहीं है, वो सिचुएशन मेरी भी आनी है, तुम्हारी भी आनी है, और उनसे तुम सृष्टि के लो, बेचारी नहीं कह पाएंगी। लेकिन अगर उन्हें कमला कहना हो तो कमला कह देंगी। तो ये इंपैक्ट पड़ रहा पता नहीं क्यों किस चीज को लेकर। तो दोस्तों इनका दूसरा नारा था जय हिंद। कौन सा था? जय हिंद। ये है बच्चों कहां पर? पटियाली में। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? पहला सवाल जो पेपर में पूछा गया है, एक सवाल पेपर में पूछा गया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने कब की थी?
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? इनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? ये सवाल पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। मुझे उम्मीद है आपके प्यार पर कि आप इस सवाल का जवाब देंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। तो गुरुजी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी। 1939 में हुई थी। ये भी सवाल आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, दिल्ली या मुंबई या देहरादून? सवाल है बच्चों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का हेडक्वार्टर कहां पर है? ICAR का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो दोस्त आप कहोगे सर जी ये है नई दिल्ली में। ये कहां पर है गुरुजी? ये है नई दिल्ली में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे। अगला सवाल, प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जो किसके अंतर्गत काम करता है? प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जो किसके अंतर्गत काम करता है? अच्छा सवाल है। प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जो किसके अंतर्गत काम करता है? ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन एवं BSNL, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों, केवल ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन? तो दोस्तों तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों के अंतर्गत ये काम करता है। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? आप चाहो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी मर्जी आपकी, हर इच्छा नारायण की। होगा तो वही जो मालिक चाहते हैं। लेकिन दोस्तों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डरते डरते कभी नौका पार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, चलो चलो भैया, भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो सबसे पहले दिया मोन्टू ने इसका जवाब दिया है। सर ये कहां पर है? बेंगलुरु में है। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको माना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको माना जाता है? जवाब दो बेटा। सवाल है भैया, ध्यान से सुनो, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको माना जाता है? देखिए वो मानते हैं मेरे प्यारे साथियों साराभाई जी को। अगर आपसे पूछे मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? तब बच्चों आप कहोगे सर वो कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। ठीक है, ये भी सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सवाल, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय या पहली महिला वो कौन थे? ये आपको बताना है। ऑप्शन सुनीता विलियम्स, रवीश मल्होत्रा, इन दोनों को मैं कट कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं कट कर रहा हूँ। अब आप बताइए वो कौन थे बच्चों? पहली महिला थी या पहले पुरुष थे? कल्पना चावला जी थी या राकेश शर्मा जी थे? मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे शायद। तो है तो दोनों गए हैं, लेकिन पहले कौन गया है ये आपको बताना है। सर जी तब आपका जवाब बी आ जाएगा, तब आपका जवाब बी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, राकेश शर्मा जिस अंतरिक्ष यान से गए थे उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? देखो दोस्तों, जिससे गई थी आपकी कल्पना चावला उसका नाम था कोलंबिया। उसका नाम क्या था भैया? कोलंबिया। लेकिन जिससे गए थे राकेश शर्मा जी उसका नाम क्या था ये आपको बताना है। मैं दो ऑप्शन आपको दूंगा, ना तो मरकरी एटलस है ना स्पाइरल है। बताओ, आपको बताना है सोयूज T11 या रॉकवेल X, ए या बी? क्या आंसर आएगा लल्ला? ए या बी क्या आंसर आएगा? तो तब बच्चों आपका आंसर आ जाएगा गुरुजी ए लगा दो, बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ए लगा दो, बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप समझदार हो। अगला देखिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, राकेश शर्मा द्वारा अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष, अरे अभी तो बताया बेटे, दोबारा क्यों आ गया सवाल? अंतरिक्ष यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? ये भी मैंने अभी आपको बताया है ना, ये भी आपको बता चुका हूं। पहले ये थी, दूसरे ये थी, दोनों के यान बता दिए तो मैं कौन कौन से थे जिसमें गए थे। निम्नलिखित में से भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? भारत का पहला चंद्रयान मिशन कौन सा था? अगर मैं पहले चंद्रयान की बात कर रहा हूं तो दोस्तों वो था आपका चंद्रयान फर्स्ट। बच्चों आज तक कितने चंद्रयान लॉन्च किए गए भारत की तरफ से? मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, 2, 3, 4, 5। बताइए दोस्तों,
अभी तक कितने चंद्रयान लॉन्च किए जा चुके हैं? 1 2 3 4 5। तब जवाब दीजिएगा। तो आपका आंसर आएगा सर जी 3 अब तक लॉन्च किए जा चुके हैं, 3। और हम सफलता किस में पाए हैं? तो सर सफलता मिली थी हमें चंद्रयान 3 में। हमें चंद्रयान 3 में गुरुजी सफलता मिल गई थी। कुछ लोगों ने मैं एक लाइन बोल रहा हूं, बताना मैं किसकी बात कर रहा हूं, आप इशारों में समझना। कुछ लोगों ने अपने झंडे में चांद को लगाया हुआ है और हिंदुस्तान के साइंटिस्टों ने चांद पे जाके झंडा लगवा दिया है। बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं? इशारों में मेरी बात समझ लीजिएगा कि कुछ लोगों ने अपने झंडे में चांद को लगाया हुआ है और हिंदुस्तान के साइंटिस्टों ने चांद पे जाके अपना हिंदुस्तान का झंडा लगा दिया है। बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं? इशारों में समझ जाओ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं जाती, जिन्हें इशारों में समझाया जाता है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम उस इशारे को समझ गए होगे। सबसे पहले कौन है समझने वाला? बीटी बिश्नोई, वाह मेरा दोस्त रोहित, यूटी गेमर और आर के मीणा, सालू, शिव, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां है? देखो मेरा एक मानना है बच्चों, हम कभी पहला वार किसी पर नहीं करते। इतिहास इस बात का गवाह है, हिंदुस्तान ने आज तक कभी किसी पर पहला वार नहीं किया, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो, उन्होंने ही पहला वार किया है, हमने कभी पहला वार नहीं किया है। लेकिन इतना जरूर है, अगर बात इज्जत और आबरू पर आ जाए फिर जान दे सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं हट सकते। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों ना तो ये उत्तर प्रदेश में है, ना मध्य प्रदेश में है, ना तमिलनाडु में है, तो कहाँ पर है बच्चों? आंध्र प्रदेश में। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है सर इसरो की स्थापना कब हुई है? क्या कोई बालक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई है? कोई ऐसा लल्ला है मेरी क्लास मुझे बता सके इस सवाल का जवाब? इसरो की स्थापना कब हुई है? आप में से कोई भी बालक इस सवाल का जवाब दे सकता है क्या कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? बच्चों अगर मैं इसरो की स्थापना की बात कर रहा हूं सर, वो हुई थी 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी बच्चों, ये तुम्हें याद रखना होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, सर जी इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? आर के मीणा करा रिकॉर्डिंग की क्लास। चल भाई कोई बात नहीं, आर के मीणा तू मेरा दोस्त होने के बाद भी रिकॉर्डिंग बोल रहा है, ठीक है मैं रिकॉर्डिंग मान लेता हूं भाई। आज देखो 6:35 हो चुकी है, मेरा नाम पवन है, रिकॉर्डिंग करने वाले का नाम आर के मीणा है। अब क्या ही कर सकता हूं इसका। इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे तो दोस्तों ना तो सीवी रमन जी थे, तब बताइए कौन थे बच्चों? तब आप कहोगे गुरुजी वो थे विक्रम साराभाई जी। अगर पूछूं वर्तमान में कौन है? वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान की अगर बात की जाए तो वो है एस सोमनाथ जी। कौन है? एस सोमनाथ जी हैं। बच्चों आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, जब भारत ने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था, ध्यान से सुनो, कोई भी दोस्त जो कहता मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, जरा ध्यान देने इस बात पर। जब चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था तो उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? उस समय इसरो के अध्यक्ष, जो बच्चा कहता मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है जरा बताना मुझे। इसरो के अध्यक्ष जब चंद्रयान 1 को किया गया, 2 को किया गया और 3rd को किया गया, बता दो दोस्त। चंद्रयान फर्स्ट के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रयान 3rd के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जो कहता है मुझे बता दो ना बच्चों, मुझे भी तो लगे कि आपकी तैयारी बेटर चल रही है। मैं भी तो कह सकूं बड़े गर्व के साथ कि इन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों ध्यान रखना, पहले उस समय थे जब फर्स्ट लॉन्च किया गया था जी माधवन नायर, ये थे। सर जब दूसरा लॉन्च किया गया था तब थे के सिवान, इनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी बच्चों। जब चंद्रयान 2 अनसक्सेस हुआ था बच्चों, तो ये बड़े भावुक हो गए थे और मोदी जी के गले लगकर इनकी भावुकता प्रकट हो गई थी, मतलब ये आंखों से आंसू आ गए थे। और बच्चों होता ही है जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो और लास्ट टाइम पे आपका सिलेक्शन ना हो तो आंख से आंसू आ ही जाते हैं यार। घर से बाहर रह के पढ़ रहे हो, पता नहीं पापा कैसे मजदूरी करके खेती करके आपको पैसा पहुंचा रहे, अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो, आपका सिलेक्शन ना हो तो आंख से आंसू आ ही जाते हैं। तो दोस्तों ये बंदर रो गया था, आंख से आंसू आ गए थे। और तीसरा जब लॉन्च किया गया था तो सोमनाथ जी। कौन? सोमनाथ जी। तो 3 क्वेश्चन आपको याद करने हैं। जब चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था तो जी माधवन, चंद्रयान 2 को किया गया था के सिवान, और हाँ ये जो के सिवान है इन्हीं को कहा जाता है रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? इन्हीं को रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। ठीक है श्वेता सिंह, चलिए अगला सवाल देखिए।
सवाल नंबर नेक्स्ट, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण किया गया था? पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण किया गया था? बच्चों जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं परमाणु परीक्षण की बात करूं तो 6 अगस्त 1945 को किस देश पर परमाणु बम गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को कहां पर परमाणु बम गिराया गया था? 2 परमाणु बम गिरे, इसको छोड़ दो, इस सवाल को थोड़ी देर अभी। 6 अगस्त और 9 अगस्त 2 परमाणु बम गिरे थे बच्चों। आज भी वहां की सिचुएशन ये है कि कई बार बच्चे जो आज भी पैदा होते हैं वहां पर, वो बच्चों अपंग, मतलब शरीर ठीक नहीं होता पूरी तरीके से। तो अभी इस सवाल को छोड़ दो, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी, इन दोनों शहरों पर क्या गिराए गए थे बच्चों? परमाणु बम गिराए गए थे। याद रखना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पर। अब मैं अपने भारत की बात कर रहा हूं। अगर हम अपने भारत की बात कर रहे हैं तो पोखरण राजस्थान में जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था वो कब किया गया था? 1974 में किया गया था बाबू, बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? कोड क्या था? तो गुरुजी उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। अगला देखिए, अगला सवाल था, मुस्कुराते बुद्धा या स्माइलिंग बुद्धा किसका कोड था? स्माइलिंग बुद्धा किसका कोड था? स्माइलिंग बुद्धा किसका कोड था? तो दोस्तों स्माइलिंग बुद्धा भी आपके जो 1974 में परमाणु परीक्षण हुआ था उसी का एक कोड था। अगला सवाल देखिए, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? अगर तुमने इस सवाल का गलत जवाब दिया बाबू तो मोहब्बत की कसम बात करना तुमसे आज और कल बंद कर दूंगा। मैं बात नहीं करूंगा तुमसे फिर, आज और कल 2 दिन, आज और कल तुमसे 2 दिन बात नहीं करूंगा, परसों फिर से बात करूंगा अगर तुमने इस सवाल का गलत जवाब दिया था। क्योंकि तुम ही हो अपने बच्चे, छोटे भाई तुम हो, छोटी बहन तुम हो, लगाव तुमसे है, प्यार तुमसे है, दोस्ती तुमसे है, लड़ाई भी तो तुमसे होगी फिर। तो भैया पहले पुरुष और पहली महिला की जब बात की जाए, देखिए पहले पुरुष बेचारे को, इनको नहीं मिला कुछ भी, ना भारत रत्न मिला, नोबेल पुरस्कार मिला, कुछ नहीं मिला बेचारों को, हटा दो इनको। सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार भी मिला है, भारत रत्न भी मिला है, इनको भी मिला है, इनको भारत रत्न नहीं मिला, नोबेल पुरस्कार मिला है। अगर पूछे प्रथम पुरुष कौन है तो दोस्तों प्रथम पुरुष मेरे प्यारे साथियों यही हैं। अगर पूछे प्रथम महिला तो बच्चों ये रहे। दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? मैं पूछ रहा हूं आपसे, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सारे बच्चे जवाब दो। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो सर 1901 में की गई थी, 1901 में। क्या आप मुझे बता सकते हो कि नोबेल पुरस्कार विजेता जो भी होते हैं इनकी घोषणा तो अक्टूबर में कर दी जाती है, नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिए जाते हैं? इस सवाल का जवाब है क्या आपके पास? अरे बता दो मेरे दिल के टुकड़ो, नोबेल पुरस्कार हमेशा 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। किस कब? 10 दिसंबर को। ये भी आप याद रखना बच्चों। अनाउंसमेंट तो अक्टूबर में हो जाती है लेकिन दिए जाते हैं दिसंबर में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, भौतिक एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की एक महिला कौन है? बताओ जरा, दुनिया की एक महिला। दुनिया की एकमात्र महिला बच्चों, नोबेल पुरस्कार में 8 करोड़ रुपए मिलते हैं लेकिन एक ऐसी महिला है जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। ये बड़ी बात नहीं है, नोबेल पुरस्कार दोनों बार अलग अलग फील्ड में मिला है। तो दोस्तों वो है मैडम क्यूरी। वो कौन है? मेरी क्यूरी नहीं हो सकती। तुम्हारी क्यूरी कैसी हो जाएगी बच्चों? ये मेरी क्यूरी भी नहीं है, ये है मैडम क्यूरी। ये है बच्चों मैडम क्यूरी, ठीक है ना। सोचो आप कितनी इंटेलिजेंट रही होंगी ये। 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता, एक बार भौतिक में, एक बार रसायन में। अगर किसी को एक बार नोबेल पुरस्कार मिल जाए एक क्षेत्र में तो वो अपने आप को शहंशाह समझने लगता है। मर्यादा, इंटेलिजेंट, समझदार, वो तो मैडम क्यूरी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी बच्चों?
तब इस सवाल का जवाब क्या आ रहा है बच्चों? आपको बताना है मेडिकल स्कूल में स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों आप कहोगे सर वो थी एलिजाबेथ ब्लैकबक। नेक्स्ट सवाल, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन, तुम्हें हमसे मोहब्बत हो। बच्चों 1 मिनट जरा लाइन पे ही रहना, आपके लिए कुछ निकाल लो जरा। भाई ऐसे मत किया, कहाँ गए हमारी पीपीटी? ये क्या हो गया? तुमसे हम। अब बची है मेरी क्लास की 10 मिनट। क्या मैं 10 मिनट में एक रैपिड फायर करवा लूं आपसे? सूरज कुमार, क्या मैं 10 मिनट में एक रैपिड फायर करवा लूं आप सभी से? अगर आप लोग तैयार हो कि हाँ गुरुजी हम तैयार हैं, करवा लो रैपिड फायर। जो सवाल पूछोगे सिर्फ 10 मिनट और एक रैपिड फायर। प्रिया रानी अभी नहीं जाना, अभी किसी को घर नहीं जाना, अभी छुट्टी नहीं हुई है, अभी आएगी चाय वाला। तो चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? बड़े आसान सवाल पूछूंगा, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? जल्दी रैपिड फायर होगा, 10 मिनट 30 सवाल, 10 मिनट होंगी और 20 क्वेश्चन होंगे बच्चों। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? गुरुजी नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि। भारत का शेक्सपियर कालिदास। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। चलिए दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, आपको बताना नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? नीति आयोग बना कब? 2015 में। सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। पहले नीति आयोग बना कब? 2015 में। पहले अध्यक्ष को, पहले सीईओ कौन थे? वो थे बच्चों खुल्लर साहब, पहले अध्यक्ष मोदी जी। अगला देखिए, अगला सवाल आता है आपकी स्क्रीन पर, तमाशा भारत के किस राज्य में होता है? ये एक लोक नृत्य है बाबू, ये एक लोक नृत्य है, किस राज्य में होता है ये आपने बताना है। तमाशा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में होता है? अगर मैं तमाशा की बात कर रहा हूं तो तमाशा होता है बाबू महाराष्ट्र में। तमाशा कहां पर होता है? महाराष्ट्र में। अगला सवाल देखिएगा, व्यास सम्मान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो व्यास सम्मान की शुरुआत की गई थी 1991 में। कब की गई थी बच्चों? 1991 में। अगला देखिए, अगला सवाल है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक कौन सी बार हाल ही में पेरिस में कौन सी बार ओलंपिक हुए? देखिए ओलंपिक पहली बार 1896 में हुआ और 1896 से लेकर 2024 तक कितनी बार बच्चों आपके वो पेरिस में हो चुका है? सवाल कहना क्या चाहता है पहले ये देखो कि 1896 में शुरू हुआ, चलो ठीक है, वो पेरिस में कितनी बार हो चुका है? तो पेरिस में 3 बार हो चुका बच्चों अब तक, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? सवाल ये जवाब देना है आपको। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, आपको बताना है कि संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिए गए? एमटीएस में पूछा गया है सवाल। मैंने पहले आपको एनटीपीसी के सवाल कराए, अब जीडी और एमटीएस के करा रहा हूं। आपको बताना है संसदीय विशेषाधिकार ये कहां से लिया गया है? सर ये लिया गया हमने ब्रिटेन से। ये कहां से लिया बच्चों? ब्रिटेन से लिया है। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये सवाल गलत है। नीति आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं? नीति आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं? सवाल अच्छा है, जवाब भी तो अच्छा आना चाहिए। नीति आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं? दोस्तों जो पदेन सदस्यों की बात करूंगा तो दोस्तों 4 होते हैं। अगला देखिए, अगला है दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? यार ये तो गलत मत करना, ये लड़की बड़ी फेमस हो गई है और होनी भी चाहिए, जो देश के लिए मान सम्मान बढ़ा रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की। हम तो साफ बोलते हैं भैया, लड़का लड़के में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा मनोज भाकर जी। अब आपका जवाब क्या आ जाएगा? मनोज भाकर जी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आप गलत मत करना यार प्लीज, अब गलत मत करना प्लीज यार इस सवाल को। वीडियो को लाइक तो कम से कम कर ही सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ये बात भी तुमसे कहनी पड़ती है। डेली 12 बजे थ्योरी भी पढ़ा रहा हूं तुम्हारे लिए, तुमने कहा भैया थ्योरी पढ़ाओ, 12 बजे थ्योरी भी शुरू कर दी। और क्या करूं बच्चों मैं अब आपके लिए। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई थी? 1954 में। नोबेल पुरस्कार की 1901 में, है ना। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? ये कैप्टन रूप सिंह कौन है? मेजर ध्यानचंद जी के भाई हैं।
कैप्टन रूप सिंह कौन है? मेजर ध्यानचंद जी के भाई हैं, ये ध्यान से सुन लो। और आपको बता देना चाहता हूँ, इनके नाम से जो स्टेडियम बना है वो बना है बेटे ग्वालियर में। वो कहाँ पर बना है? ग्वालियर में। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है, तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर वो दिल्ली में है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, नीति आयोग किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो दोस्तों नीति आयोग की अगर मैं बात कर रहा हूं तो नीति आयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। अगला सवाल देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? लिख लो, सवाल आएगा तुम्हारा, कोई भी पेपर हो, कोई भी पेपर क्यों ना सही, ये सवाल आएगा पेपर में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अगर मैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर रहा हूं तो वो की गई थी 1965 में। और आपको पता होगा कि 1965 में किस देश ने भारत पर अटैक किया है बच्चों? 1965 में किस देश ने अटैक किया है? दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, ये पुराना हो चुका है। दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो लाहौर और कराची भी इस बार तुमसे हम छीन लेंगे। तो दोस्तों 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर फिर से अटैक किया था। अगला देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन कब किया गया था? गुरुजी जुलाई में। डेट वो तो सबको पता है, जुलाई में। डेट क्या थी? तो कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं उससे याद कर लो। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं उससे याद कर लो बच्चों, 26 जुलाई को। अगला देखिए, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष आप हमेशा याद रखो कि इसके अध्यक्ष हमेशा पीएम होते हैं, हमेशा पीएम। पीएम का मतलब पवन मुरल मत कर देना, पीएम का मतलब है प्राइम मिनिस्टर। जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। अब ये बताओ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कौन है इस समय? सोनिया गांधी तो नहीं है ना ही अमिताभ कांत जी हैं, ना सुमन बेरी जी हैं। 2014 से लेकर अब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है भैया। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। ये जो ना बता पाए, इस सवाल का जवाब ना दे पाए, वो सीधा घर चला जाए आज पक्का, और 2 मिनट बाद फिर आए। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, गुरुजी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1901 में, जिसको मिलता है 8 करोड़ रुपए प्लस दिए जाते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? नीति आयोग जो कि 2015 में बना है, उसका मुख्य कार्य क्या है? जल्दी चलो, थोड़ा सा 2-4 मिनट बची हैं बस, तब आप लोग कहोगे सर जी इसका मुख्य कार्य सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। अगला देखिए मेरे प्यारे साथियों, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने किस खेल में सबसे अधिक मेडल जीते हैं? भारत ने किस खेल में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? तो आपका आंसर आ जाएगा शूटिंग में गुरुदेव। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? बोलो भैया। मैंने सवाल पूछा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, भारत रत्न क्या एक साल में, सॉरी एक साल छोड़ो तुम, 2024 में कितने लोगों को दिया गया? भारत रत्न 2024 में कितने लोगों को दिया गया? इस सवाल का जवाब कितने बच्चों के पास है? ये 2024 में कितने लोगों को दिया गया? दोस्तों मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, देखो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, ध्यान से सुनो, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं। हो सकता है तुम में से भी मिडिल क्लास फैमिली से बहुत सारे बच्चे हों। मुझे पता है कई बार कैसी कंडीशन घर पे आ जाती है, 1000 रुपये तक घर पे नहीं मिलते हैं, 500 रुपये तक नहीं मिलते हैं। तो कई सारे बच्चे इस अभाव में पेड बैच नहीं ले पाते हैं और वो जीएस को परेशान होते हैं कि हमारी जीएस कंप्लीट नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा नर्वस हूँ इस बात को कहता हुआ कि तुम्हारा भाई अब यूट्यूब पे तुम्हें फ्री जीएस पढ़ाएगा 12 बजे। तुम्हारा भाई यूट्यूब पर 12 बजे जीएस पढ़ाएगा रेलवे अड्डा पर। रेलवे अड्डा पर तुम्हें 12 बजे जीएस पढ़ाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तैयार हो? सारे बालक तैयार हो? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो आज 12, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप 12 बजे रेलवे अड्डा पर आज 12 बजे मेरी क्लास में जरूर आओगे। भैया सिया चौधरी को सॉरी बोल दिया उन्होंने, ठीक है मेरी छोटी बहन, आपको हम माफ नहीं, आप तो क्या बताऊं बस मैं आपको,
चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, तो आज 12 बजे मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको और टॉपिक होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप 12 बजे रेलवे अड्डा पर आ सकते हो, जहां मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप बड़े भाई हो छोटे भाई हो आ सकते हो। बताइए क्रिकेट में द वाल किसको कहा जाता है? द वाल किसको कहते हैं? द वाल किसको कहा जाता है? ठीक है सिया, कोई बात नहीं छोटी, आ जाओ। अब इस सवाल का जवाब दो, द वाल किसको कहा जाता है? दोस्तों अगर मैं द वाल की बात कर रहा हूं तो अगर हम देखें तो इन चारों को ही कुछ ना कुछ कहा जाता है जो आपके सामने लिखा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कपिल देव को हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है, हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है। ठीक, अगर सचिन तेंदुलकर की बात करूं तो इन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। पहला सवाल, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। वीरेंद्र सहवाग की अगर बात करूं तो वीरू कहते हैं, मुल्तान का सुल्तान कहते हैं, मुल्तान का सुल्तान कहते हैं, नवाब ऑफ नफजगढ़, नफजगढ़ का नवाब भी बोलते हैं, और द वाल बोलते हैं बच्चों राहुल द्रविड़ को, द वाल बोलते हैं राहुल द्रविड़ को। दोस्तों सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? अगर मैं योजना आयोग की बात कर रहा हूं तो दोस्तों योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को, और 2015 में इसको खत्म कर दिया गया। 2015 में खत्म करके नीति आयोग बनाया गया, नीति आयोग बनाया गया था बच्चों, ये भी आपको याद रखना है। 2015 में इसको खत्म कर दिया गया, नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। ठीक है लल्ला, सवाल नंबर नेक्स्ट आपको बताना चाहता हूं, ये तुम्हारे लिए एक सवाल है जो कि एक होमवर्क के रूप में है। आज की क्लास तुम्हें कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। 12 बजे थ्योरी पढ़ाऊंगा, जिसको 12 बजे आना वो रेलवे अड्डा 24/7 पर आ सकता है। 12 बजे रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपको मेरी क्लास में जुड़ना है। लेकिन दोस्तों आज मैं लाइव क्लास नहीं लेने वाला था, उसका कारण है थोड़ी तबीयत का इशू चल ही रहा है यार, सुबह शाम बहुत सारी क्लास हो जाती हैं। लेकिन आज आने का कारण एक सबसे बड़ा ये भी है कि आज अपने भाई की, अपने दोस्त की, आज सुबह 8 बजे एक करंट अफेयर की क्लास है, जो कि पूरे वर्ष भर का उसमें करंट अफेयर आपको कराया जाने वाला है। देखो बच्चों, हम आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सिर्फ कि यार आज 8 बजे आप सारे बालक मुझे इस क्लास में मिलेंगे। कहाँ गई यार? हाँ ये रही। तो दोस्तों आज 8 बजे ये एक स्पेशल क्लास है। देखो इस पर 12,000 से ज़्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है, 12,000 से ज़्यादा। तो हम चाहते हैं कि बच्चों आज आप सारे बच्चे 12 बजे हमारे साथ लाइव रहें, सॉरी 8 बजे आज हमारे साथ आप सारे बच्चे लाइव रहें। एक बार यहाँ के कमेंट्स कर दो सारे बच्चे कि गुरुजी मैं आ गया हूँ। देखो जैसे गीता कुमारी एकदम तुरंत आ गई कहते ही, शिवम आ गए हैं, पंकज आ गए हैं, सुमित प्रताप आ गए हैं। आप भी आके एक बार कमेंट कर दो कि गुरुजी मैं आ गया हूँ। एक बार सारे बच्चे आज पहले लाइक कर दो वीडियो को, सारे बच्चे जल्दी से लाइक करो अभी तुरंत। जितने भी बालक यहाँ बैठे हो तुरंत लाइक करो और यहाँ के कमेंट करो कि गुरुजी देखो मैं तो आ गया हूँ, ताकि मुझे भी ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई देखो मैंने बोला इन बच्चों से आए हैं सारे बच्चे। सारे बालक एक बार तुरंत ऑन द स्पॉट वीडियो को लाइक कर दो, जितने भी बालक यहाँ बैठे हैं। देखिए अगर आप लाइक करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार ये बच्चे मेरी बात मानते हैं। अब हमारे पास बची है मात्र 63 मिनट। इन 63 मिनट में मेरे प्यारे साथियों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आपकी ड्यूटी भी है, आपके दायित्व भी है। और आज बच्चों कहते हैं ना कि कभी आपको हमारी जरूरत होती है, कभी हमें तुम्हारी जरूरत होती है। आज हमें तुम्हारे प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि जब ये वीडियो स्टार्ट हो तो कब यहाँ कम से कम 30,000 बच्चा यहाँ पर बैठे। ठीक है, मुस्कान अग्रवाल, पिंकी, राकेश, अब आप देखो सारे बच्चे एकदम कहते ही आ जाते हैं ना। यही तो प्यार है, बस यही तो प्यार है दोस्त।
यही तो प्यार है जो बस आप ये मानते हो। उसके लिए थैंक यू सो मच यार, लव यू। बस आज 63 मिनट बाद 62 रह गई, अब देखो बात करते करते में 62 मिनट बाद मैं चाहता हूं कि जब ये वीडियो स्टार्ट हो कम से कम 30,000 बच्चा स्टार्टिंग में आए। और दोस्तों आज यहाँ पे जो लॉन्च होने वाला है वो हर किसी के घर तक पहुंचे। बट इतना ही कह सकता हूं आपसे, कुछ खास होने वाला है आप सबके लिए, कुछ स्पेशल होने वाला है आप सबके लिए। ये प्यार ही तो है। ज्ञान की प्राप्ति, बिट्टू घोष, आनंद रवि, हर्षिता भारद्वाज, नीतू, ये प्यार ही तो और क्या है। ये प्यार ही तो है बच्चों। स्टडी बाय पवन सर, प्रियंका, अंजलि वर्मा, आपसे मैंने एक बार कहा और दौड़े चले आए। ये प्यार नहीं तो क्या है बाबू। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। हो सके तो वीडियो को स्टेटस पर लगा लीजिएगा इसको। और फिर मिलते हैं बच्चों आज आपसे 8 बजे इस क्लास में, और बच्चों 12 बजे जो हमारी क्लास होगी फिर उसमें। ठीक है भैया, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, बाय बाय।